नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। आप देख रहे हैं मुकाबला। पेटीएम सवालों में है, विवादों में है। वजह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो आदेश जिसमें पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जुड़ी गतिविधियों को 29 फरवरी के बाद बंद करने की बात की गई है। रिजर्व बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि पेटीएम वॉलेट और इसके बैंक अकाउंट में पैसा ना जमा करें। इस खबर आते ही पेटीएम के स्टॉक 2 दिन में ही करीब 40% गिर गए हैं। निवेशकों का भारी नुकसान हुआ है। कई सारे आरोप आए हैं, उसकी जांच चल रही है। लेकिन कहानी सिर्फ पेटीएम की नहीं है। पूरे धूम धड़ाके से कई कंपनियां आती हैं और फिर इस तरह की खबर सामने आने लगती है, जैसा कि हमने देखा पेटीएम के साथ। बायजूस ऑनलाइन एजुकेशन की दुनिया ही बदलने चली थी। इस कंपनी के बारे में बहुत तारीफ हो रही थी, सफलता की कहानियां हर जगह सुनाई पड़ती थी। आज ये कंपनी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। जेट एयरवेज, लग्जरी एयर ट्रैवल की कहानी की शुरुआत करने वाली कंपनी बंद हो गई है। इसे शुरू करने वाले नरेश गोयल को जेल जाना पड़ा है। किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हाल हुआ है आप सबको पता है। विजय माल्या फरार हो चुके हैं। सहारा तो देश की कहानी लिखने का दावा कर रही थी, लेकिन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप ने कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ऐसे में मुकाबला में सवाल है, क्यों सवालों के घेरे में कई कंपनियों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विराग गुप्ता, वकील हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट यहाँ स्टूडियो में। स्वागत बासु हैं, फाउंडर कैश रिच के और इंडियन फिनटेक फोरम के एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं। उसके साथ अनिरुद्ध दमानी हैं, डायरेक्टर अर्थ इंडिया वेंचर्स के। डॉक्टर अरुणा शर्मा फॉर्मर मेंबर हैं डीपनिंग डिजिटल पेमेंट कमेटी ऑफ आरबीआई। रजत गुलाटी को फाउंडर प्लूटोज वन। विराग जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। सवाल है कि बहुत सारा जो इकोसिस्टम है, जो एक क्रिएट हुआ था, इस इकोसिस्टम में प्रॉब्लम है या फिर जो 4 पिलर्स की बात होती है। कोई भी अगर कंपनी अगर स्टैब्लिश होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का 4 पिलर है: पीपल, प्रोसेसेस, परफॉर्मेंस एंड पर्पस। लेकिन कंसर्न्स जो आ रहे हैं स्टार्टअप से रिलेटेड, वो है डेटा प्रिवेसी, केवाईसी, मनी लॉन्ड्रिंग और सेल्फ रेगुलेशन, जो उनको कहा जाता है लेकिन वो करते नहीं। देखिए, आरबीआई ने एसआरओ जो उनका सेल्फ रेगुलेशन के लिए बारे में बोला था, और 1 साल के भीतर फिनटेक सेक्टर को सेल्फ रेगुलेशन को लागू करना है। उसके जो 2 सबसे बड़े पहलू हैं, पहला है रोबस्ट आईटी इंफ्रा और दूसरा है उसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। अब इन दोनों के जो पूरे केंद्र में आता है, वो आता है कि डेटा की सेफ्टी आप रखें, उसके केवाईसी नॉर्म्स को करें, डेटा को आप अपनी दूसरी एंटिटीज़ के साथ शेयर नहीं करें। और जो केवाईसी की जब बात करते हैं, तो जैसे जब पेटीएम की अगर बात करेंगे, और पेटीएम का मामला कोई आज से नहीं है, पहली बार 2018 में सामने आया, फिर 2021 में आया, 2022 में आया। ईडी की भी पहले रेड हो चुकी है और उसमें जो 5-6 बड़े पॉइंट्स आए हैं, उसमें पहला पॉइंट आया है कि केवाईसी तरीके से नहीं करने से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। दूसरा ये आया है कि पैन वैलिडेशन सही तरीके से नहीं किया गया। तीसरा उसमें आया है कि जो उनकी लिमिट थी, उस लिमिट को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। चौथा जो है डॉर्मेंट अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स की कोई भी वो नहीं थी और उसके हिसाब से हो रहा है। जैसे हम सरकारी योजनाओं में देखते हैं कि एक ही मोबाइल नंबर से कई योजनाएं चल रही हैं, कई लोगों की चल रही हैं। और जो उनका सबसे बड़ा वो था कि जो उनका कंप्लाइंस डिटेल्स थे, वो कंप्लाइंस डिटेल्स उन्होंने सही तरीके से नहीं दिए। तो एक वो हमको ये लगता है कि जो डिजिटल सिस्टम है, उस डिजिटल सिस्टम में कानून की आवश्यकता नहीं है। और चूंकि सबसे बड़ा मार्केट है भारत डिजिटल के तरीके से देखा जाए, पेमेंट सिस्टम के हिसाब से देखा जाए, यूपीआई की क्रांति जो पूरे विश्व में जिसकी एक महत्व है। हाँ, और अभी फ्रांस ने शुरू किया। हाँ, और उसके लिए जो कंपनियां शॉर्ट टर्म में सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना चाहती हैं, और उसकी वजह से एक जो पूरा इकोसिस्टम है। तो जब आप जिन चीज़ों की बात कर रही थी 4P की, वो पुराना कंसेप्ट है। जो नया P है, उस नए P में उन लोगों को, इन कंपनियों के टेक्नोलॉजिकल जो गाइडलाइंस हैं, जो रूल्स हैं, वो नहीं फॉलो हो रहे। स्वागत बासु जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अगर पेटीएम की चर्चा की जाए,
बाकी से मैं ओवरऑल इकोसिस्टम की बात करूंगी। मुझे आपसे ये सवाल करना है कि पेटीएम हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन गया है कुछ सालों में। आप कोई भी दुकान पे चले जाइए, डाब बेचने वाला भी और जूता पॉलिश करने वाला, उसके पास भी पेटीएम होता है। ये डिजिटल रेवोल्यूशन का पार्ट है हमारे हिंदुस्तान में। अगर उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम में, तो क्या ओवरलुक किया गया है? क्योंकि काफी सालों से पेटीएम हमारे इकोसिस्टम का पार्ट हो गया है, मतलब हमारी जिंदगी का हिस्सा हो गया है। यस, एंड पेटीएम ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है टू ब्रिंग डिजिटल फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इवन जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो पेटीएम ने काफी अच्छा काम किया था, एंड यूपीआई के ग्रोथ के लिए पेटीएम ने काफी काम किया है। उससे इंडिया को भी काफी वर्ल्ड ओवर प्रेस मिला है। सो पेटीएम ने जो रोल प्ले किया है उसको हम लोग डेफिनेटली एक बड़ा अचीवमेंट की तरफ से देखते हैं। हाउएवर क्या होता है कि स्टार्टअप जब काफी फास्ट ग्रो कर रहा है, वो काफी टाइम रेगुलेटरी आर्बिट्राज या रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है। एंड नाउ दैट पेटीएम इतना बड़ा आईपीओ करके एक प्रॉपर कंपनी हो गया, तो उनको अपना माइंडसेट भी थोड़ा चेंज करना होगा। अब वो स्टार्टअप जैसा बिहेव नहीं कर सकते हैं। जो भी रूल है लैंड में, जो भी आरबीआई का रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो करना होगा। मैंने आज ही आप लोग का ही एक रिपोर्ट देखा जिसमें कोई एक कस्टमर का पैन के साथ 1000 अकाउंट्स लिंक किया गया है। अब वो तो टेक्निकली एक फ्रॉड जैसा चीज दिख रहा है क्लियरली, अज्यूमिंग वो रिपोर्ट करेक्ट है। तो अगर इन्होंने ऐसा किया है कि एक एक पैन पे 100 अकाउंट बना दिए हैं, उनके थ्रू हजारों करोड़ अगर ट्रांजैक्शंस हो रहा है, तो डेफिनेटली इट इज नॉट करेक्ट। तो उस पे तो आरबीआई एक्शन लेगा ही। एंड ये जो मनी म्यूल अकाउंट्स, म्यूल इन द सेंस ये होता है कि किसी का अकाउंट यूज हो रहा है टू लॉन्डर मनी। कभी कभी लोग उतना इंडिया में एडुकेटेड नहीं, उनको समझ में नहीं आता है कि उनको उनके अकाउंट को यूज करके किसी और थर्ड पार्टी को पैसा भेज दिया जाता है। और ये सारे चीजों को आरबीआई डेफिनेटली स्ट्रिक्टली देखेगा। तो हमको ये लगता है कि स्टार्टअप्स जब ग्रोथ फेज में चले गए हैं एंड आईपीओ टाइप हो गया है, तो उनको वो मेंटेलिटी ऑफ हाई ग्रोथ एट एनी कॉस्ट, ब्रेकिंग थिंग्स, उसको छोड़ के रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल कंप्लायंस पे ध्यान देना चाहिए। बिग कंपनी बन जाती है, लार्ज कंपनी बन जाती है, तो उनकी जिम्मेदारी बदल जाती है, और शायद इसीलिए वो नजरिया जो जरूरी है वो नहीं दिखा। इसीलिए मैं आपसे पूछूंगी डॉक्टर अरुणा शर्मा, यहां पर आरबीआई का रोल, क्या आरबीआई के रोल में कुछ इशू है यहां पर? क्योंकि अगर जो बोर्ड की बात करते हैं कि जैसे जेट एयरवेज के केस में प्रोमोटर लेड बोर्ड था, और अगर वो प्रोमोटर लेड बोर्ड होता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो स्पाइनलेस होता है, जो प्रोमोटर बोलते हैं वही बोर्ड फॉलो करता है। लेकिन यहां पर वो ऐसा नहीं है, सब ये इंडिपेंडेंट बोर्ड्स भी बहुत सारे जगह हैं। तो आरबीआई ने क्या क्या ओवरलुक किया है इस केस में? मैं एक चीज साफ कर दूं कि पेटीएम और पेटीएम पेमेंट बैंक, तो आरबीआई का रोल आता है क्योंकि ये बैंक है, दो सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं। तो पेटीएम के ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं किया है, वो यूपीआई पेमेंट्स है वो चलते रहेंगे। बट पेमेंट बैंक जहां बना, उनको बैंकिंग के रूल्स फॉलो करना बहुत जरूरी है, और वहां पे फ्लॉ हो गया है कि आरबीआई के डायरेक्शंस बहुत क्लियरली है। और जैसे कि मेरे को पैनलिस्ट ने कहा कि उनको 18 में भी दिया गया था, 21 में भी दिया, 22 में भी दिया, पूरे पॉइंट आउट किए गए थे उनके फ्लॉज। जो ऑडिट होता है बैंक्स का, उस बैंक में पेमेंट बैंक, और इसमें पेटीएम के वो बीइंग एन बैंक जो है वो एसोसिएट है पेटीएम की। तो पेटीएम वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट, और बैंक इज एन इंडिपेंडेंट बट एसोसिएट है। तो उसमें उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो उनको अपने ब्रांड के लिए बहुत जरूरी था कि कंप्लायंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो आरबीआई ने रेड फ्लैग समय समय पर और बिल्कुल सही तरीके से रेस किए गए थे, उसमें कहीं कोई फ्लॉ नहीं था। बट आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो। और जो आपने जेट एयरवेज का या कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कहा, तो कंपनी लॉ मेक्स इट वेरी क्लियर कि हर कंपनी जब एक्सपैंड करती है और हर बोर्ड में आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंस को रिव्यू करना ही चाहिए, और वो एक एजेंडा आइटम रखना चाहिए। वहां पे आप फ्लॉ कर जाते हो। और अगर एक्सपेंशन प्लान है तो वो आपको देखना चाहिए। जैसे आपने बाइजू का कहा, बाइजू ब्रिलियंट प्रोडक्ट, आपने कोविड में ही देखा। उसके अलावा उन्होंने लर्निंग को बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा बनाया, और एकदम ई लर्निंग की तरफ बहुत तेजी से उन्होंने वो प्रोडक्ट मार्केट में फैलाया, और कई एडटेक कंपनी सामने आई।
प्रॉब्लम कहाँ हुआ, देयर एक्सपेंशन वाज मच फास्टर दे कुड हैंडल। तो उन्होंने जितना लोन उठाया मार्केट से, क्रेडिट उठाया, उसमें दिक्कत ये हो गई कि कोविड के बाद टेकर्स उनके एकदम से स्लम्प हो गए। और एक हो जाता है आपका गवर्नेंस रिड्रेसल वाला प्रॉब्लम, तो वो कंपनीज ने किया कि, परंतु जो दूसरा प्रॉब्लम उनका है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आता है कि आपका बोर्ड, चाहे आपका प्रमोटर रिलेटेड कंपनी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, या आपकी शेयर होल्डिंग कंपनी हो, मतलब लिस्टेड कंपनी, आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन कंपनीज में ये एजेंडा कंप्लायंस का देखें। वो अगर इन लोगों ने देखा होता तो बचते, कितना एक्सपेंशन किस स्पीड से कर रहे हैं वो अगर देखते तो ये बच जाते। और जहां एसआरओ की बात हो रही है, एसआरओ इज लाइक सेल्फ रेगुलेटिंग। माँ जब बच्चे को थप्पड़ मारती है बुरा नहीं लगता है, और पड़ोसन मारे तो बुरा लगता है। तो उसी तरह एसआरओ पीयर ग्रुप कंपनीज है जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाए। अगर फिनटेक जितनी तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है, तो फिनटेक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम नहीं है, फिनटेक एक्सपेंशन में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इज द मोमेंट यू टेक द लाइसेंस ऑफ पेमेंट बैंक, आपको बैंक के रूल्स को एडहियर करना पड़ेगा, कंप्लायंस को करना पड़ेगा। आपने जो वो डिस्टिंक्शन बताया वो बहुत जरूरी था, क्योंकि ये पेटीएम पेमेंट बैंक में इशू हो रहा है, पेटीएम जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं उस पे नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि ये ब्रांड इमेज है, वो उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है। तो मैं अनिरुद्ध आपके पास आऊंगी। पिछले कुछ सालों में स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफी कॉर्पोरेट गवर्नेंस लैप्सेस की बातें हो रही हैं, बहुत सारी बातें सामने भी आई हैं। हालांकि इंडिया एक बूमिंग इकोसिस्टम है, पर इस तरह की डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, और इसका ओवरऑल इंपैक्ट क्या होता है हमारे ग्लोबल इमेज को, ग्लोबल इमेज पर? देखिए मारिया जी, बात ऐसी है कि पिछले 10 सालों में इंडिया में जो नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हम कहते हैं, करीबन आज से 10 साल पहले 1000 5000 हुआ करेंगे। अक्टूबर 2023 में डीपीआईटी ने कहा था इंडिया में 1,12,718 स्टार्टअप हैं, और वो नंबर शायद उससे भी आगे बढ़ चुका होगा। एंड एज ए इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो हम पहले यूएस या वेस्टर्न इकोसिस्टम की कॉपियां बनाते थे। आज हमारा इकोसिस्टम चांद पे जाने, अंतरिक्ष पे जाने के रॉकेट्स बना रहा है, सैटेलाइट बना रहा है। तो हमारा इकोसिस्टम बहुत चेंज हो गया है, और इस कारण से जो रेगुलेशन है वो कभी भी इनोवेशन के साथ वर्ल्ड में कहीं भी कीप अप नहीं कर पाता है। आप अमेरिका चले जाइए, अभी वहां पर भी मेटा और सबको लेके बातें चालू है कि जो उनपे रेगुलेशन लगाने हैं और जो बनाए गए थे वो मैच नहीं कर पा रहे। तो एज ए इकोसिस्टम हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लायंस के लैप्सेस आर ओनली बिकॉज ऑफ स्टार्टअप। उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि रेगुलेशन अभी भी कैचअप कर रहा है। काफी चीजें जैसे क्रिप्टो, अब जैसे चैट जीपीटी 2 साल पहले किसको पता था चैट जीपीटी क्या है? अब सबको पता है चैट जीपीटी क्या है। अब उसको लेके इतनी सारी रेगुलेशन निकालनी पड़ेंगी, तो ये कहीं ना कहीं वाद विवाद इन चीजों में होता रहेगा। हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बट हाँ, ये जरूर है कि मैं ये मानूंगा, और बिकॉज हमारे पोर्टफोलियो में काफी एंटिटीज हैं जो कभी आरबीआई तो कभी इरेडा, और हम सभी से संपर्क रखते हैं कि गवर्नमेंट बातें सुनती है। उनको वो हर चीज के ऊपर एक्शन लेने के पहले एक ओपिनियन मांगती है इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री बॉडीज से, और उसके बाद डिसीजन लेती है। हम ये नहीं कह सकते कि हम हमेशा उनके साथ सहमत है, बट हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है। तो इसके अंदर ये जो एक कॉन्वर्सेशन या डिबेट है ये चलते रहेगा, क्योंकि इनोवेशन हमेशा रेगुलेशन के आगे चलेगा, उसके पीछे नहीं चलेगा। तो रेगुलेटर जो ऑलवेज, लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे चर्चा करें, इनोवेशन बिल्कुल आगे चलना चाहिए। अनिरुद्ध, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं और जो फाउंडर्स हैं वो काफी क्लोजली साथ में काम करते हैं। ऐसे में दोनों को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अपनी जगह पर लेनी चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज पर, क्योंकि कंट्रोल का हमेशा बात आता है। तो क्या है, मैं आपको एक उदाहरण दूं तो ऐसा होगा कि आप ये मानिए कि फाउंडर एक रॉकेट या एक गाड़ी चला रहा है, और वेंचर कैपिटलिस्ट का काम है कि उस गाड़ी में हमेशा तेल हो ताकि वो फास्ट भागती रहे, और जो रास्ता है उसके बाजू की जो गार्ड रेल्स है वो वीसी को या इन्वेस्टर को बनना है। पर हम खुद गाड़ी चलाने नहीं बैठेंगे, गाड़ी तो हमेशा फाउंडर ही चलाएगा। हमारा रोल ये है कि भाई गाड़ी के अंदर हमेशा फ्यूल होना चाहिए, और गाड़ी रास्ते से उतर के किसी क्लिफ से ना गिर जाए। वो कंप्लायंस रिलेटेड मैटर्स हम मैनेज करते हैं। अब हमेशा नहीं कह सकते कि कोई आज इंडिया में इतने सारे कंप्लायंसेस हैं, इतनी सारी रेगुलेटेड बॉडीज है,
कोई भी वेंचर आज की डेट में 100% कंप्लायंट तो हो ही नहीं सकता, चाहे वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी हो या इंडिया की सबसे छोटी कंपनी हो। बट ये है कि हमको देखना पड़ता है कि कौन से कंप्लायंसेस बहुत क्रिटिकल हैं और कौन से कंप्लायंसेस यू नो एज अ वर्किंग रिलेशनशिप हमको चलाने हैं, कि उनको धीरे धीरे करके लेकर आना है। लेकिन और विराट मैं आपसे सिर्फ अग्री कहना नहीं चाहूंगा। करते। पहले मैं उनका जवाब लूंगी, उसके बाद फिर रजत के पास जाऊंगी। विराट, देखिए मारिया, 2-3 बातें बताऊं। जैसा मेरे दोस्त अभी बोल रहे थे कि जो फाउंडर होता है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा है और जो वीसी वाला है वो उसमें पेट्रोल डाल रहा है। हो क्या रहा है कि एक गाड़ी बनती है, उस गाड़ी में फाउंडर ड्राइविंग सीट में बैठता है, पेट्रोल डालते हैं, उस गाड़ी का वैल्यूएशन 100 रुपए से 10,000 रुपए कर दिया जाता है। उसके बाद 10,000 रुपए करके और जो ड्राइवर और पेट्रोल डालने वाले फरार हो जाते हैं और वो किसी और को गाड़ी पकड़ा देते हैं, और उसको पकड़ाने के बाद में और वहां पर फिर कंप्लायंसेस की जिम्मेदारी वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं और मलाई पूरी खा के निकल जाते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा कोलैप्स हो रहा है। और जब आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रही हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जगह अगर हम पूरे जो स्टार्टअप के सिस्टम को देखें और स्टार्टअप के जितने भी सेक्टर्स हैं, वो चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे फार्मा हो, चाहे स्पेस हो, चाहे फिनटेक हो, चाहे एडटेक हो, ये सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। और टेक्नोलॉजी बेस्ड होने की वजह से इसमें जो 3 बड़े चैलेंजेस हैं, पहला चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ पे लॉ पे क्लैरिटी नहीं है। दूसरा चैलेंज ये है कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। अगर हम यूपीआई में देखें तो यूपीआई में जो हमारे जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं, उसमें जो 2 प्लेयर्स हैं वो फॉरेन बेस्ड हैं, एक गूगल है और दूसरा जो वॉलमार्ट की कंपनी है। तो उसकी वजह से उन लोगों की फिजिकल प्रेजेंस नहीं होने की वजह से जो इंडियन रेगुलेटर्स हैं वो कंप्लायंसेस नहीं करा पाते हैं। पेटीएम के बारे में अगर मैं क्लैरिफाई करूं कि पेटीएम का हिंदुस्तान में इस समय लगभग 3.5 करोड़ उनके क्यूआर कोड्स हैं और उनकी 13% उनकी हिस्सेदारी है यूपीआई में, और बैंकिंग जो उनका लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जो पेटीएम ब्रांड है दैट इज नथिंग बट ओनली एन ऐप। उसका कोई, चूंकि लाइसेंस खत्म होने के बाद उनकी जो सारे प्रिविलेजेस हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो थर्ड पार्टी बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद क्यूआर कोड एप्लीकेबल ही नहीं होगा। नहीं, 29 फरवरी को अगर सारा जो कंसर्न्स रेज किया आरबीआई ने, अगर वो कंप्लाई नहीं किया जाता है तो 29 फरवरी के बाद जो पेटीएम के क्यूआर कोड ऑपरेशनल नहीं होंगे। सब्जेक्ट टू अगर आरबीआई उनको अलाउ करता है, दैट विल बी सब्जेक्ट टू द वीपीए, कि अगर क्या वो थर्ड पार्टी बैंक का वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये एक गंभीर बात है। और इस गंभीर बात में जो बड़ा मुद्दा आ रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से एक कदम आगे जाकर के, वो है आईटी एंड डेटा गवर्नेंस ऑफ न्यू एज कंपनीज। हाँ, तो ये न्यू एज कंपनीज के लिए हम रजत गुलाटी के पास आएंगे। रजत, आप मुस्कुरा रहे थे, ये ड्राइवर और क्या चालक पेट्रोल वाले की बात पर आपको क्या दिक्कत है इसमें? क्या सोच रहे हैं आप? विराट जी ने सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को, सारे वीसी इकोसिस्टम को एक ही रंग में पोत दिया, तो उससे मुझे थोड़ा सारे को नहीं ना, ठीक है फिर बिल्कुल नहीं, जो आपने बात बोली वो एकदम जायज है। बट हमने कहा कि ना वीसी ये करने के लिए बैठता है कि हम इसमें से सिर्फ मलाई लेके निकल जाएंगे, ना स्टार्टअप का फाउंडर ये करने के लिए बैठता है। पर कुछ जो मुद्दे यहां से ही निकल के आए, एक होता है स्टार्टअप चलाना ग्रोथ के लिए, वो ग्रोथ डिफरेंट फेजेस में आता है, और फिर वो ग्रोथ आप एक मेच्योरिटी पे पहुंचते हैं, और पॉसिबली इंडिया में फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे मेच्योर एंटिटी बैंक होती है। अब आप बैंक बन गए हैं, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस एंटिटी को उस मेंटालिटी से नहीं चला सकते जिससे आपने अपना वो रॉकेट शुरू किया था पहले। अब रॉकेट का वो सॉलिड स्टेट वाला फ्यूल चला गया, अब आप ऑर्बिट में हैं, अब आपको बहुत ही कंट्रोल्ड उसमें रहना है। और मुझे लगता है कि जो एंटिटीज हैं जो कंट्रोल कर रही थी पेटीएम पेमेंट्स बैंक, 2 ही इन्वेस्टर्स हैं उसमें, 2 ही फाउंडिंग मेंबर्स हैं। मेरे को लगता है यहाँ पे थोड़ा कुछ उनको एक्सटर्नल लोग चाहिए थे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए थी, जो बैंकिंग का एक्सपीरियंस हो वो लोग चाहिए थे। और अभी क्या है, जो उन्होंने एक और बात विराग जी ने रेज की डेटा के बारे में, और वो इशू ये है कि आज की डेट में अगर आपने पेटीएम बैंक के साथ कोई भी इंटरेक्शन करना है तो आप सिर्फ पेटीएम की ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आपने आज अकाउंट वहां खोलना है, आप सिर्फ पेटीएम की ऐप से कर सकते हैं। पेटीएम बैंक अपने में एज ए स्टैंड अलोन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका सारा जितना भी वजूद है वो पेटीएम ऐप के थ्रू ही है। आप इंटरेक्शन वहीं पे कर सकते हैं, आपका जितना डेटा है वो पेटीएम को दिख रहा है। तो आरबीआई को जो इशू था, एटलीस्ट वन ऑफ द इश्यूज जो बात की गई, इसके जो पेटीएम का यूजर है उसे फर्क नहीं समझ आएगा कि पेटीएम बैंक की क्या ऑफरिंग है और पेटीएम जो ऐप है वो बाकी बैंक्स की ऑफरिंग उन्हें प्रेजेंट कर रही है वहां। जैसे आपने जो यूपीआई की वीपीए की बात की, आप एक्चुअली पेटीएम जब शुरू हुआ था तो बिल्कुल उसी तरह शुरू था जो आज की डेट में गूगल पे और फोन पे कर रहे हैं। आप अपने यूपीआई का हैंडल वहां ऐड कर सकते थे किसी भी बैंक का, पर
पेटीएम ने क्या किया, जब से उनको बैंक का लाइसेंस मिला तो उन्होंने इंकरेज करना शुरू किया अपने यूजर्स को कि वो पेटीएम के वीपीए खोले। अब यूजर को तो पता ही नहीं कि पेटीएम का ऐप कौन सा है, बैंक कौन सा है, क्योंकि उन्हें तो एक ही चीज दिखती है। तो इसमें से अब जो उनका पेटीएम का भरोसा है, क्या उस भरोसे का फायदा पेटीएम पेमेंट्स बैंक उठा रहा है? ये आरबीआई का सवाल था। क्या पेटीएम यूजर्स का डेटा पेटीएम बैंक के पास जा रहा है? ये आरबीआई का सवाल था। और क्या पेटीएम बैंक, जिसमें अभी भी चाइनीज ओनरशिप है, क्या उसकी वजह से पेटीएम के यूजर्स का डेटा इंडिया से बाहर कहीं स्पेसिफिकली चाइना जा रहा है? ये आरबीआई का कंसर्न था। लेकिन रजत, जो सवाल है फिर कि अगर किसी कंपनी में कंप्लायंस रिलेटेड कमियां हैं, अगर वो सामने आती हैं, तो ऐसे में फाउंडर्स के लिए आपके लिए क्या सलाह होगी? क्या बोलेंगे आप उनको? देखिए, अनिरुद्ध ने अभी कहा कि हर चीज की कंप्लायंस नहीं कर सकते। मैं पता नहीं मैं किस हद तक उससे सहमत हूं। तो इसके लिए उन रेगुलेटर ने आसान क्या किया, उन्होंने कुछ स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को एज अ मिनिमम बार बना दिया कि आप इनको तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर वो भी नहीं हो रहे तो आप कहीं फेल कर रहे हैं। पेटीएम के केस में वो फेलियर्स हो रहे थे और उनको बहुत मौके मिले उन फेलियर्स को सॉल्व करने के लिए। 2017 में तो लाइसेंस ही मिला, पर 2018 से ये कंप्लायंसेस के इश्यूज उठ रहे हैं। आरबीआई ने उनको मल्टीपल वार्निंग्स दी, मल्टीपल फाइन्स दिए, मल्टीपल एम्बागोज लगे। अगर उसके बावजूद भी उनकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ये कहती है कि अभी भी सिग्निफिकेंट डिविएंसेस है आपके उसमें ऑपरेटिंग में, तो ये तो ऐसी वो है कि मतलब आप सोच क्या रहे थे बैंक चलाते हुए। तो यहां पे फाउंडर की तो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द बक फाउंडर्स स्टॉप्स की विद बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो Founder 100 इन्वेस्टर्स हैं, देखिए, द इन्वेस्टर्स आर सपोज टू बी द एल्डर्स इन द ग्रुप। ठीक है, फाउंडर का तो काम ही ग्रोथ है, और इन्वेस्टर का है कि ग्रोथ के साथ उसको थोड़ी सी कंट्रोल दिया जाए। जैसे अनुरुद्ध ने कहा, रेल्स प्रोवाइड करनी है, उस रोड पे रखना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, दोनों ग्रोथ में घुस जाते हैं या दोनों फायर फाइटिंग क्राइसिस मोड में घुस जाते हैं, तो रेल्स भूल जाती हैं थोड़ा सा। ये वाले जो रोल्स हैं, इनका सेपरेशन रखना बहुत जरूरी है। और वो आता है बोर्ड की तरफ से, वो आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की तरफ से, वो आता है प्रोसेसेस की तरफ से, और लास्ट रिजॉर्ट में वो आता है वो रेगुलेटर की तरफ से। तो जो अब पेटीएम इसीलिए मैं रेगुलेटर को अब लाऊंगी इस कॉन्वर्सेशन में। डॉक्टर अरुणा शर्मा, फाउंडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो गई, जो आपके वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर सब तरफ से फेलियर है। जो रेगुलेटर है, जो आरबीआई का अब यहाँ पर सवाल उठता है, अगर उन्होंने इतनी वार्निंग दी फिर भी अगर कंप्लायंस नहीं हुआ, तो ये तो एक्सट्रीम स्टेप होगा, या फिर एक वार्निंग सिग्नल इसको भी माना जाए? ये रेड फ्लैग है अभी भी। नहीं, आप एक समझिए, जहां तक फाइनेंस का सवाल है, पैसे का सवाल है, वहां पे बैंक जैसे ही आप खुलती है, कंडीशंस आर वेरी क्लियरली टोल्ड टू देम कि आपको ये कंप्लायंसेस करने हैं। तो देयर इज नो सरप्राइज एलिमेंट इनटू इट। केवाईसी भी बिल्कुल है। और आपको एक ख्याल होगा कि आरबीआई वाज वेरी रिलक्टेंट टू गिव द पेमेंट बैंक लाइसेंस टू द फिनटेक कंपनीज। स्मॉल बैंक्स को उन्होंने एनकरेज किया था खुलने के लिए। पोस्ट ऑफिस को पेमेंट सिस्टम पेमेंट बैंक्स डिक्लेयर किया। तो उन सबको किया था क्योंकि उनका एक फिजिकल प्रेजेंस है, लॉ अबाइडिंग है, उनके डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। अब जब फिनटेक कंपनीज ने बैंकिंग लाइसेंस को अप्लाई किया, उनको सिर्फ पेमेंट बैंक का मिला। मतलब वो क्रेडिट नहीं दे सकते हैं, वो पेमेंट हैंडल कर सकते हैं। ये अपने ऐप पे ग्रो किए। इनका ऐप दूसरे बैंक से भी लिंक्ड है। तो एक चीज मैं बताऊंगी, जो कह रहे थे, ऐप बंद नहीं होगा। ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पेटीएम से पे करती हूँ, मेरा बैंक पेटीएम बैंक नहीं है, कोई दूसरा बैंक है, और आप जो रिसीव कर रहे होंगे आपका भी वो किसी और बैंक में जा रहा है, तो वो प्रोसेस चलता रहेगा। परंतु जो उन्होंने एनकरेज किया था कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना खाता खोलिए या पेटीएम पेमेंट बैंक से पेमेंट करिए, वहां पे डिसरप्शन आएगा, क्योंकि उनके बैंकिंग लाइसेंस जिस कंडीशंस में मिला है उसमें ब्रीच हुआ है। और आरबीआई ने करेक्टली ऑडिट किया, उनको समय समय करेक्शंस बताया। आपको एचएसबीसी बैंक का मैं एग्जांपल दूं। एचएसबीसी बैंक में आपको याद होगा क्रेडिट कार्ड्स न्यू इशू करना बंद हो गया था, क्योंकि उनका आईटी सिस्टम हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। जितने क्रेडिट कार्ड्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर उन्होंने इशू किए थे, और पब्लिक स्टेटमेंट्स उनके बोर्ड के ये थे कि दे आर गोइंग टू एक्सपैंड देयर आईटी लाइक एनीथिंग। तो आरबीआई ने वही रैप इन द नकल किया कि पहले आप अपने सिस्टम को ठीक करिए।
HSBC corrected it only and only then they were permitted to issue the card. तो exactly Paytm पेमेंट बैंक आज उसी स्टेज में है जब उनको 2 बार 3 बार बताया गया, और ऐसा नहीं है कि उनको छोटे छोटे रैप इन द नकल नहीं दिए गए, उनका रोका गया था एक बार 2022 में भी। तो इस तरह के ये प्रोसेसेस चल रहे हैं। तो अब लेकिन ये मैम इसकी वजह से इंडिया की जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उसका ग्लोबल इमेज तो बिल्कुल खराब हो रहा है। पेटीएम इम्पैक्ट तो होता है अगर ये जा रहा है इंफॉर्मेशन के इस तरह के लैप्सेस हैं। बिल्कुल, बायजूस में इन्वेस्टमेंट तो बस यहाँ का नहीं था, वेंचर कैपिटलिस्ट बाहर के भी थे। आई टोटली एग्री विथ यू कि इसमें जो आपने एक टॉपिक रखा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, इन्वेस्टर शुड हैव अ रिप्रेजेंटेटिव। उनका एक लिमिट के ऊपर अगर है तो बोर्ड में एक इन्वेस्टर्स रिप्रेजेंटेटिव भी कई अच्छे बोर्ड्स में रहता है जहां दे कीप देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द बोर्ड। उसी तरह यहाँ पे जैसे वन ऑफ द पैनलिस्ट ने कहा कि आपको फिर अगर बैंक का लाइसेंस लिया है तो एक बैंकिंग एक्सपर्ट को रखना चाहिए आपके बोर्ड में। यू कैन नॉट हैव अ बोर्ड जहाँ पे आपको ये पता नहीं है। आपका जो मॉनिटरिंग है बोर्ड के एजेंडा में, जैसे मैंने पहले कहा, आपको मॉनिटर करना चाहिए। और इम्पैक्ट जरूर होता है क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है उसको ये शॉक्स लगते हैं कि भाई ठीक है, व्हाई दे आर नॉट कंप्लाइंग विद द रेगुलेटर। जब रेगुलेटर ने इतनी वार्निंग दी, आई एम वेरी श्योर द इन्वेस्टर्स वेर अवेयर ऑफ दीज वार्निंग्स, तो उनके लिए भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं है एज फार एज पेटीएम पेमेंट बैंक इज कंसर्न। तो उनको भी वार्निंग्स थे, तो व्हाट डिड दे रेज इन द बोर्ड? क्योंकि आपने देखा बोर्ड पर अब हम लोग सवाल करेंगे और ये भी पूछेंगे मैम कि जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, क्या पता ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में हैं, अगर उस तरह के उनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंसर्न है और स्ट्रक्चर है, तो वो फंडामेंटल्स की जो बात करते हैं उस पर अब सवाल उठ रहा है और उसी पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और हमने सवाल पूछा था अपने सारे पैनलिस्ट से कि क्या फंडामेंटल्स में गलती हो रही है या फिर ओवर एम्बिशियस हो जा रहे हैं जब स्टार्टअप्स में कुछ सक्सेसेस दिखने लगते हैं। यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी विराग जी। 1 मिनट का वक्त है आपके पास, क्योंकि बाकी लोगों से भी एक क्लोजिंग कमेंट्स लेना है। नहीं, देखिए, ये जो पूरा जो रिवॉल्यूशन आया इस तरह से आया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी आबादी और हिंदुस्तान में क्रेडिट कार्ड नहीं था, अमेरिका में क्रेडिट कार्ड का कल्चर था, इसलिए यहाँ पर फिनटेक सेक्टर बहुत आगे बढ़ा। तो टेलीकॉम सेक्टर ने सड़क बनाई, फिनटेक सेक्टर ने यहाँ शहर बनाया, लेकिन उसमें दुकानों में मुनाफा कोई और कमाने लगा। तो टेलीकॉम और फिनटेक दोनों ब्लीड कर रहे हैं, तो ये लोग भी दुकानों में हिस्सेदार बन के मुनाफा कमाना चाहते हैं, जहां से ये नियमों को तोड़ते हैं। मुनाफा कौन कमा रहा है? मुनाफा बाकी लोग कमा रहे हैं जिन लोगों ने फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। और इसकी वजह से नियमों के जब उल्लंघन होता है तो एक बिजनेस मॉडल नहीं है कि प्रॉफिट वो कहां से ले रहे हैं। इसकी वजह से वो सारी कंपनियां डेटा में जो गवर्नेंस पे 3 दिक्कतें हैं। पहली ये है कि फिनटेक सेक्टर में डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स हैं जिनका कंप्लायंस नहीं हो रहा है। दूसरा, लोगों की प्राइवेसी को सेफ रखना है जिसका फॉलोअप नहीं हो रहा है। और तीसरा, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी में डेटा शेयरिंग नहीं करना है, वो सारी कंपनियां खुलेआम कर रही हैं और वहीं से आकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री की शुरुआत होती है। इस वजह से जो इसका भी ऑडिट किया जाएगा वो नॉन कंप्लाइंट होगा। और जहां तक कंप्लाइंसेस की बात है, फिजिकल वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान का जो कन्वेंशनल सेक्टर है वहां पर अगर 100 कंप्लाइंसेज हैं तो डिजिटल जगत में मुश्किल से 10% हैं जिसका कंप्लाइंसेज वो नहीं कर रहे हैं। शौकत बासु, एक तो हम ना आपका जो ओवरऑल टॉपिक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, उसको थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू सिर्फ स्टार्टअप्स या फिनटेक रिलेटेड है नहीं, बहुत सारे प्रोमोटर्स है एसएमईज में, स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में, जो काफी मैनिपुलेशन करके शेयर प्राइस रिलेटेड काफी प्रॉब्लमेटिक चीजें करते हैं एंड जिससे शेयर होल्डर्स को लॉस होता है। तो इसीलिए ये एक तो स्टार्टअप या फिनटेक रिलेटेड नहीं, इट्स अ जनरल प्रॉब्लम जो इंडिया में है। एंड इसके लिए हमने अभी काफी नेगेटिव जो एग्जांपल्स है बायजूस एक्सेट्रा डिस्कस किया, बट जो सबसे पॉजिटिव एग्जांपल है वो है टाटा ग्रुप। अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस सबसे अच्छा कोई कंपनी करता है वो टाटा ग्रुप करता है। और फॉर्चुनेटली मैं एक टाइम पे इन्वेस्टर रिलेशंस देखता था उनके कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में, एंड उस टाइम रतन टाटा जी टाटा स्टील के चेयरमैन थे बोर्ड के। तो उनसे जो मैंने सीखा ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हमारे यहाँ होता ये है, वेदर इट इज स्टार्टअप या कोई प्रोमोटर जो छोटा कंपनी चला रहा है, कि उसको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाना है, जल्दी कुछ करना है। बट
हमेशा टाटा ग्रुप यही सोचता है, और ऐसे मैंने काफी एग्जांपल्स देखा है जहां पर कंपनी 50-100 करोड़ रुपया लॉस कर रहा है। कंपनी और स्टेक होल्डर के बीच में ऐसा कोई पॉलिसी हो सकता है जहां कंपनी विल इनकर 50-100 मैं सवाल अभी रजत से पूछूंगी। रजत, आपके हिसाब से क्या मंथली रिपोर्ट या MIS के बेसिस पे इन्वेस्टर्स को किन चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि जो समय रहते ही उनको ये लैप्सेस पता चल जाए और फिर वो बोर्ड और फाउंडर्स को हाईलाइट कर सकते हैं? आज की डेट में भी जितने इन्वेस्टर्स हैं उन सबको MIS की रिक्वायरमेंट रहती है, और जो मतलब अच्छे से तो बहुत नीचे के भी स्टार्टअप्स हैं वो सारे अपने MIS शेयर करते हैं। हम तो इनफैक्ट हमने अपने MIS को पब्लिक बनाया हुआ है, और जिस इन्वेस्टर से कॉन्वर्सेशन होती है हम उसी टाइम शेयर कर देते हैं उनके साथ, उन्होंने जो रिव्यू करना होगा। सवाल यह है कि डेटा मिलने के बाद अब इन्वेस्टर क्या करता है। क्या वो वहां से, अगर वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो छोड़ के भाग जाएंगे अगर कोई इशू है तो, पोटेंशियल इशू, या अगर कोई इशू है तो एस्केलेट करेंगे या उसे दबाएंगे। अब इसी में वो एजेंसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव क्या है जो वो अचीव करना चाहते हैं। पर मैं एक चीज फिर से मैं वो जूम आउट करने वाली एक्सरसाइज करना चाहूंगा। ये अभी जो सिचुएशन है ये हमने अभी क्यों रेज की? क्या कोई यहाँ पे आर्ग्यू करने वाला है कि आज जो फिनटेक की सिचुएशन है वो आज से 10 साल पहले से बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है? मैं नहीं मानता कोई ऐसे बोलने वाला। क्या इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले 10 साल में बहुत इंप्रूव कर गया है? बिल्कुल है, उसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगी, राइट? क्या रेगुलेटर ने आज किसी की गलती पकड़ी और उसके लिए उनको पनिश किया? तो रेगुलेटर भी अपना काम कर रहा है। स्टार्टअप में तो हमने सब यहाँ कंसेंसस ही अचीव कर लिया कि स्टार्टअप की इनोवेशन हमेशा रेगुलेशन से थोड़ी आगे भागेगी। रेगुलेटर का काम है उसको पकड़ना, डंडा मारना। इस सब में जो हो रहा है मुझे लगता है एक्चुअली एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ऑफ द सिस्टम एक्चुअली वर्किंग एज इट शुड। इंडिविजुअल जो एक्टर्स हैं वो कुछ आगे पीछे करेंगे, वो हमेशा थोड़ी भसड़ लगी रहती है सब में कि कौन थोड़ा आगे रहेगा, कौन ज्यादा उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट। लेकिन जिम्मेदारी अगर है तो सबकी है। यहाँ पर इन्वेस्टर की भी जिम्मेदारी है, फाउंडर की भी है। और आप बोलेंगे जिम्मेदारी होती है, वो किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। हर जिम्मेदारी को छोटे छोटे उनमें ब्रेक करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो स्टार्टअप, चलिए हम अब इस डिस्कशन को रैप अप करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विराग गुप्ता, स्वागत बासु, अनिरुद्ध दमानी, अरुणा शर्मा और रजत गुलाटी। इस पर चर्चा जारी रहेगी क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और उससे ज़्यादा हिंदुस्तान की इमेज को इम्पैक्ट करता है, क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप का वो बहुत ही पॉजिटिव रहा है। बहुत सारे लोग स्टार्टअप इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पेटीएम का मामला कोई आज से नहीं है। पहली बार 2018 में सामने आया, फिर 2021 में आया, 2022 में आया। ईडी की भी पहले रेड हो चुकी है और उसमें जो 5-6 बड़े पॉइंट्स आए हैं उसमें पहला पॉइंट आया है कि केवाईसी तरीके से नहीं करने से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। दूसरा ये आया है कि पैन वैलिडेशन सही तरीके से नहीं किया गया। तीसरा उसमें आया है कि जो उनकी लिमिट थी उस लिमिट को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। चौथा जो है डॉर्मेंट अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स की कोई भी वो नहीं थी और उसके हिसाब से हो रहा है। जैसे हम सरकारी योजनाओं में देखते हैं कि एक ही मोबाइल नंबर से कई योजनाएं चल रही हैं, कई लोगों की चल रही हैं। और जो उनका सबसे बड़ा वो था कि जो उनका कंप्लाइंस डिटेल्स थे वो कंप्लाइंस डिटेल्स उन्होंने सही तरीके से नहीं दिए। हमारा इकोसिस्टम बहुत चेंज हो गया है और इस कारण से जो रेगुलेशन है वो कभी भी इनोवेशन के साथ वर्ल्ड में कहीं भी कीप अप नहीं कर पाता है। आप अमेरिका चले जाइए, अभी वहां पर भी मेटा और सबको लेके बातें चालू है कि जो उनपे रेगुलेशन लगाने हैं और जो बनाए गए थे वो मैच नहीं कर पा रहे। तो एज ए इकोसिस्टम हम ये नहीं कह सकते कि कंप्लायंस के लैप्सेस आर ओनली बिकॉज ऑफ स्टार्टअप। उसके अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि रेगुलेशन अभी भी कैचअप कर रहा है। काफी चीजें जैसे क्रिप्टो, अब जैसे चैट जीपीटी 2 साल पहले किसको पता था चैट जीपीटी क्या है? अब सबको पता है चैट जीपीटी क्या है। अब उसको लेके इतनी सारी रेगुलेशन निकालनी पड़ेंगी, तो ये कहीं ना कहीं वाद विवाद इन चीजों में होता रहेगा।